वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटेंस रिवीजन की क्लास नंबर 3 आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 1 एंड 2 यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और बहुत ही जल्द वो केवल मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ प्राइवेट होने से पहले आप देख सकते हैं। थर्ड क्लास आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में भी वैसे ही कंबाइंड ऑल टाइप के सीसीएस रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट कर सकते हैं या अपने जो माइंड में एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आंसर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास नंबर 3 होने वाली है इंटेंस रिवीजन ऑफ सीसीएस रूल फॉर एमसीआरई एंड डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस, जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सिलेबस आपका आता है डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर। डोमेन का मतलब होता है पोस्ट से संबंधित, पोस्ट रिलेटेड सिलेबस। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके साथ में। द लिमिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आफ्टर इशू ऑफ एलओए। एलओए क्या होता है? अवार्ड लेटर होता है, लेटर ऑफ एग्रीमेंट होता है, लेटर ऑफ अवार्ड बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपने टाइम लिमिट बतानी है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद में, जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं लेटर ऑफ अवार्ड के बाद में, तो उसके लिए टाइम लिमिट कितनी रहती है? तो उसका आंसर हमारा होगा 21 डेज। यानी कि 21 डेज है। ये क्या है 21 डेज? ये टाइम लिमिट है। ठीक है, 21 डेज क्या है? टाइम लिमिट आफ्टर LOA। ठीक है, ये एग्रीमेंट के केस में होता है। तो ये GFR का क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है आपसे वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन जैम। तो देखो जैम होता क्या है, आपको पता है। रूल नंबर 149 के अंदर हम बात करते हैं जैम की। जैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे आपके अमेजोन होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं वो भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ऑनलाइन परचेज़ की जाती है इक्विपमेंट्स की, सर्विसेज की, वो ई मार्केट प्लेस पे की जाती है, इसीलिए उसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोला जाता है। ठीक है, और GFR का जो रूल है वो रूल नंबर 149 के अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बात आ जाती है वैलिडिटी पीरियड की रजिस्टर्ड सप्लायर्स के। देखो सबसे पहले जैम के अंदर ऐसा क्या होता है कि आपके सामने सप्लायर्स अवेलेबल हैं, ऑर्डर आप उनको प्लेस करते हो, तो जो सप्लायर अवेलेबल हैं वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही अवेलेबल हैं जैम पोर्टल पे। तो जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है, अगर आज कोई जैम पोर्टल पे रजिस्टर होता है तो उनकी कितने टाइम तक होती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर आती है 1 साल से लेकर 3 साल तक। ठीक है, बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है। तो 1 से 3 साल तक ही वैलिडिटी का जो पीरियड है वो इसका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड इन GFR। तो देखो चाहे GFR हो या कोई भी हो, आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा से। जैसे ही आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो उसके अंदर तो फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा एकेडमिक ईयर। ठीक है, कौन सा होता है? एकेडमिक ईयर होता है। ऐसे ही GFR के अंदर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो अप्रैल का फर्स्ट डे होगा 1 अप्रैल, मार्च का लास्ट डे होगा 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, इन दोनों में फ़र्क है। अगर हम ITR की बात करते हैं तो आगे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके रिलेटेड कि असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता लग गया, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को है जो लास्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों लास्ट इस क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं मिनिस्ट्री हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द GFR रूल्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ GFR रूल्स, ये जो पावर है वो किस मिनिस्ट्री को है? तो सबसे पहले तो आपने समझना है कि GFR बनाता कौन है। तो फाइनेंशियल रूल्स हैं, तो फाइनेंशियल रूल्स आपको पता है। अगर आपको वैसे भी आइडिया नहीं है, जनरली भी आप रिलेट करोगे इस चीज़ को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है,
अब जीएफआर को मॉडिफाई करने की पावर जो इस तरह की है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, लेकिन इंटरप्रेट करने की पावर है वो किसी और की होती है। तो आप बताएंगे प्लीज जीएफआर, सॉरी जीएफआर की बात नहीं करनी, एफआर की बात करनी, फंडामेंटल रूल, इंटरप्रेट पावर वेस्टेड इन, ये आपने बताना है। तो ये आगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो आपने फंडामेंटल रूल के इंटरप्रिटेशन की पावर बतानी है किसके अंदर होती है। मॉनेटरी लिमिट ऑफ पेटी लॉसेस विच नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट अथॉरिटी। तो मॉनेटरी लिमिट बतानी है, पेटी होते हैं छोटे लॉसेस अगर होते हैं तो कितने रुपए के लॉसेस को छोटा लॉस बोला जाता है उसको बोलेंगे पेटी लॉसेस। पेटी लॉसेस में क्या होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपने नेक्स्ट अथॉरिटी को नहीं प्रोवाइड करनी, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग पेटी लॉसेस। ठीक है, तो बताइए मॉनेटरी लिमिट कितनी होती है पेटी लॉसेस की। तो पेटी लॉसेस की बच्चों मॉनेटरी लिमिट होती है 10,000 रुपये तक। ठीक है, ₹10,000। अब इस बच्चे इनको में से इंटरप्रेट ना कर लेना, 10,000 है ये। ठीक है, कभी आप इसको ये डॉट देख लेना, यहाँ पे डिफरेंस है, ये पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं। देखो बच्चों, आपसे अगर रूल नंबर पूछा जाए पेटी लॉसेस का तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, रूल नंबर 32 के अंदर इसकी बात की जाती है। तो पेटी लॉसेस का मतलब होता है पेटी लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹10,000। 10,000 से ज़्यादा के लॉसेस को पेटी लॉसेस आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये बात आपको सिंपल सी है जो याद रखनी है। ठीक है, अब देखो एक रिसेंट में, हो सकता है पेपर में पूछें या ना पूछें, रिसेंट में एक अमेंडमेंट हुआ। रिसेंट में क्या हुआ है, जीएफआर के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है, और वो जो अमेंडमेंट हुआ है वो किस रूल के अंदर हुआ है इसकी भी बात कर लेते हैं। लैंड से रिलेटेड रूल है एक। ठीक है, कौन सा है वो है ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में। तो ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो रूल नंबर 310, देखो बच्चों उस अमेंडमेंट को भी इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर था क्या, इसके अंदर आपको एक चीज़ बताएगी कि ट्रांसफ़र ऑफ जो लैंड है, अगर वो यूनियन टेरिटरी से सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को या किसी मिनिस्ट्री को जाती है, डिफेंस को जाती है, रेलवे को जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जाती है, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनियन टेरिटरी को जाती है, तो कुल मिला के वाइसा वर्सा हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे जाएगी, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के हैं ना। तो यूनियन टेरिटरी भी गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में जो लैंड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, लैंड को जो किया जाएगा एक तरह से क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसकी इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होनी चाहिए। और ये है आपका रूल नंबर 310 का पहला पॉइंट। तो देखो बच्चों इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड विदाउट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसमें अंदर पढ़ते क्या है हम, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड। पढ़ लेना इसको, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुई है ये आपका सीआरई जो आया है उससे पहले की अमेंडमेंट है ना, मई की अमेंडमेंट है ये, इसलिए आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा पढ़ने के लिए। तो कुल मिला के इन्होंने क्या बोला इसके अंदर ना, एक जो ट्रांसफ़र ऑफ बिल्डिंग है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है, इस तरह के 310 के अंदर रूल्स हैं आपके 1 2 3 4 5। इन सारों में क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफ़र है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड का ट्रांसफ़र है वो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस होगा जो अपेंडिक्स 7A और 7B के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, क्या है उस अमेंडमेंट के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एज पर अमेंडमेंट, एज पर अमेंडमेंट नहीं बच्चों, एज पर अपेंडिक्स
एज पर अपेंडिक्स 7A एंड 7B ऑफ GFR। ये बात है जो इसके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। अब अपेंडिक्स 7A 7B क्या है? अपेंडिक्स 7 में बोला था ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। इसका जो अपेंडिक्स है 7 अपेंडिक्स थी पहले, केवल ये थी बस, पहले थी अपेंडिक्स 7, अब ये हो चुकी है अपेंडिक्स 7A 7B। अब ये समझेंगे हम 7A और 7B के बारे में, ठीक है। 7A एंड 7B के बारे में अब हम समझेंगे। तो 7A के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस में न्यू प्रोविजंस इंसर्ट हुए हैं, न्यू प्रोविजंस, ठीक है। न्यू प्रोविजंस एंटर हुए हैं। और 7B के अंदर क्या है, 7B में है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस, जो यूनियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफ़र को लेके यूनियन टेरिटरी के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसमें हम पढ़ लेंगे यूनियन, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफ़र, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है बच्चों। और अमेंडमेंट में क्या आया है, अमेंडमेंट में आया है कि जब ये आप सारी की सारी गाइडलाइन पढ़ रहे हो ना, तो इस गाइडलाइन में एक ना डी नंबर पे है गाइडलाइन, डी 7D पे। तो डी में लिखा है सोलेटियम ऑफ 50%, सोलेटियम ऑफ 15% पेबल अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो वो अप्लाई नहीं होता था एज पर द ट्रांसफर, ठीक है। तो ये पता नहीं इन्होंने लिखा क्यों है। जब आप इस अमेंडमेंट को पढ़ोगे ना, तो इस अमेंडमेंट में जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहाँ चेंज लिखा है, जहाँ जहाँ चेंज हुआ है वहाँ पे चेंज लिखा है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे नो चेंज लिखा है। लेकिन सोलेटियम ऑफ 50% देखोगे ना, तो इसमें पहले 15% था, अब उन्होंने बोला है कि कोई भी सोलेटियम होगा तो वो पेबल नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, कि वो अप्लाई नहीं करता है इस तरह से। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक चीज़ और थी जिसको इसके अंदर से हटा दिया गया, वो सेकंड नंबर का पॉइंट था आपका। सेकंड नंबर के पॉइंट के अंदर था मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब देखो, जब लैंड का ट्रांसफर हो रहा है तो मार्केट वैल्यू पहले डिफाइन होता था कि भाई मार्केट वैल्यू जब लैंड पे अप्लाई करेगा तो इसका मतलब है कि प्राइस विच द लैंड वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट। क्लियर, वही होता है कि मार्केट वैल्यू बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो उस वाले पॉइंट को ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ओमिट कर दिया है, ओमिटेड, आगे से आपको देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब क्या कर दिया है, उसको ओमिटेड कर दिया है। तो देखो, जब फंडामेंटल रूल GFR के रूल आप पढ़ोगे तो लेटेस्ट जो कंपाइलेशन है GFR का वो 2026 की जनवरी का है, ठीक है, जनवरी 2026 का है। और ये अमेंडमेंट है, ये मई के अंदर आया है, मई 2026 के अंदर। तो नेक्स्ट जब बुक आपको देखने को मिलेगी 2017 वाली, उसके अंदर डेफिनेटली ये अमेंडेड मिलेंगे आपको, ठीक है। उससे पहले अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो वो अमेंडेड नहीं है, इतना ज़्यादा कोई खास था नहीं इसके अंदर अमेंडमेंट में ना, बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नहीं। तो जो 7A की गाइडलाइन है वो है 4-5 पेजों की गाइडलाइन, जो आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो उसकी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताने की, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में। चलो, ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में है, 7A है, उसके बाद 7B में भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं जो, तो 7A 7B इसको कर दिया है इन लोगों ने। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जीपीएफ रूल कम्स इनटू फोर्स। जीपीएफ रूल आपके कब लागू हुए ये पूछा गया है। तो जीपीएफ रूल आपके कब लागू हुए बच्चों बताओ। ये हुई आपके 1 अप्रैल 1960 को। जीपीएफ नॉट जीएफआर, याद रखना क्या लाइन बोली हमने। जीएफआर तो 2017 से आया। तो जीपीएफ होता है जो प्रोविडेंट फंड के रूल होते हैं, वो आपका 1 अप्रैल 1960 से इफेक्टिव है। इसके बाद आ जाएगा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है जो जीपीएफ के सब्सक्राइबर्स को मिलता है मिनिमम। तो मिनिमम होता है बच्चों 4%, ठीक है, मिनिमम है 4%, इससे कम नहीं होता है। इंटाइटलमेंट परमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट डिप्यूटेड इन फॉरेन सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पे डिप्यूटेड है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। पेंशन के बेनिफिट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है, और लीव सैलरी मिलती है नहीं मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको आंसर में देखने को मिलेगा कि भाई पेंशन भी एप्लीकेबल होगी, इंक्रीमेंट भी एप्लीकेबल होएगा और लीव सैलरी भी एप्लीकेबल होएगा। किस केस में है, जब जो फॉरेन सर्विस में होते हैं उस टाइम की ये बात है जो की जा रही है आपसे, ठीक है। किसकी है ये, फॉरेन सर्विस की बात है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फॉरेन सर्विस के अगर कुछ क्वेश्चंस आपने लिंक करने हैं तो आप कर सकते हैं। फॉरेन सर्विस फंडामेंटल रूल नंबर 9 में डेफिनेशंस हैं सारी की सारी, उसके अंदर 7 नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन है आपको मिल जाएगी कि फॉरेन सर्विस क्या होती है। फॉरेन सर्विस का मतलब होता है सर्विस वेयर द पेज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सैंक्शन से मिलती है बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिलती, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। एनी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस। अच्छा, आप फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करते हो, क्या उसमें कोई मिनिमम ऐसी कंडीशन है कि इतने ईयर की इतने मंथ की सर्विस होनी चाहिए तभी आपको पेंशन का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से देखने में लगेगा कि शायद चाहिए। बट क्या होता है, पेंशन के कंट्रीब्यूशन के लिए सर्विस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, है ना। जिस डे 1 से आपने ज्वाइन शुरू कर दिया उस दिन से ही पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो रहता है। तो इसलिए नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेपुटेशन, ठीक है। चलो, एनी मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द पेंशन। ओ ये तो वही था बच्चों, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद वेकेशन या रेगुलर लीव एक्सेप्ट। आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो देखो लीव्स, जैसे अर्नड लीव है उसके साथ में क्लब हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है उसके साथ में क्लब हो जाता है, और कौन सी होती है, एचपीएल है, हाफ पे लीव उसके साथ में क्लब हो जाता है। एक ही लीव है जो आपको याद रखनी है जिसके साथ में ज्वाइनिंग टाइम आपका कंबाइन नहीं हो सकता, आपका क्लब नहीं हो सकता। किसके साथ नहीं हो सकता, दैट इज कैजुअल लीव, ठीक है। तो सीएल के साथ कभी भी नहीं होएगा, ये याद रखना। और एक जो अर्नड लीव है, अर्नड लीव भी सीएल के साथ कभी क्लब नहीं होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे ज्वाइनिंग टाइम क्लब नहीं होता, कंबाइन नहीं होता सीएल के साथ में, वैसे ही ईएल के साथ में भी कैजुअल लीव कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग टाइम के साथ में कंबाइन क्या हो सकता है ये हम बता चुके हैं। एचपीएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, अर्नड लीव है, ये आपके कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डे ऑफ जेटी, जेटी का मतलब है बच्चों ज्वाइनिंग टाइम, ओवर एंड अबव द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो ज्वाइनिंग टाइम का रूल है 10 दिन मिलता है, 12 दिन मिलता है, जो भी कंडीशन है। लेकिन अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में रीजन में ट्रांसफ़र मिली है और आपको जाना है ज्वाइन करने वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोविज़न है। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, 2 डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम के अंदर अलग से आपको प्रोविज़न मिल जाता है। इसके बाद बच्चों रेट ऑफ ऑनरेरियम की बात करेंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर वो कोई इंक्वायरी करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अंडर में रह के, तो उनको ऑनरेरियम कितना मिलता है। तो पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम ड्यूटी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हुए आपको जो कोई पर्क मिलते हैं, जो मॉनेटरी हेल्प मिलती है, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ऑनरेरियम मिलता है वो आपको पता है इस केस में, किस केस में, इंक्वायरी के केस में, वो बेसिक पेपर मिलता है। तो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 10% एंड 15%।
तो 10% किसको मिलता है, 15% किसको मिलता है, ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा जब इंक्वायरी होगी तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होएगा, ठीक है, और एक होगा आपका इंक्वायरी ऑफिसर। तो इंक्वायरी ऑफिसर लगभग आपने देखा होगा ग्रुप बी या ग्रुप ए का एम्प्लॉय होता है, और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो ग्रुप सी का एम्प्लॉय होता है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की बेसिक के अकॉर्डिंगली उसको 10% मिल जाता है ये, ठीक है, 10% ऑफ मंथली बेसिक पे उनको ऑनरेरियम मिलता है। लेकिन जो ये गलत हो गया ना बच्चों, टी नहीं है, ये आई है, इसको आई करना। इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसको 15% मिलेगा। किसका, उसकी बेसिक का। ये किसका है 10%, प्रेजेंटिंग ऑफिसर की बेसिक का। और ये 15% किसका है, इंक्वायरी ऑफिसर की बेसिक का। तो जिसकी जितनी बेसिक उतना ही ऑनरेरियम बनेगा, उसका 10% बनेगा और उसका 15% बनेगा। फंडामेंटल रूल की बड़ी अच्छी बात आती है, कब से इन्फोर्स हुए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/1/1900 कितना है, 92 था ना, नहीं 22 है, 22 सॉरी। तो 1 जनवरी 1922 को आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं फंडामेंटल रूल्स। और फंडामेंटल रूल्स की पावर किस में वेस्टेड होती है, हमने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, उसका आंसर बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलो, अनऑथराइज एब्सेंस बतानी है बच्चों आपने फंडामेंटल रूल के अंदर, ठीक है। अनऑथराइज एब्सेंस होती क्या है, अनऑथराइज है कि आपको परमिशन मिली नहीं लेकिन आप फिर भी एब्सेंट रहे, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम अनऑथराइज एब्सेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, अनऑथराइज एब्सेंस बोला जाता है। और फंडामेंटल रूल के अंदर भी इसका प्रोविज़न है, तो आपने रूल का नंबर बताना है। तो अनऑथराइज एब्सेंस में फंडामेंटल रूल नंबर 17A के अंदर आता है, ठीक है बच्चों, फंडामेंटल रूल 17A के अंदर आता है। तो 17A सिंपली डिक्टेट करता है कि अनऑथराइज एब्सेंस है वो इंटरप्शन हो जाता है सर्विस के अंदर, ब्रेक इन सर्विस हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, अगर अनऑथराइज एब्सेंस हुआ तो। क्लियर, चलो तो देखो, जैसे 17 के अंदर आप देखोगे 17A है, वैसे ही 17(1) अगर आपको मिले तो इसका मतलब है नो वर्क नो पे, काम नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका राइट आंसर था, दैट इज 17A। पावर टू कंडम द अनऑथराइज एब्सेंस अंडर फंडामेंटल रूल 17A। ये सबसे अच्छी बात है कि अनऑथराइज एब्सेंस तो हो गया, लेकिन उसको कंडन कौन कर सकता है फंडामेंटल रूल 17A के अंदर। तो देखो, ये एक पेनल्टी के तौर पे लगा है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इसको कंडन कर सकती है, बस जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि भाई ये आपका अनऑथराइज एब्सेंस है, इसको हम कंडन कर देते हैं। चलो, ये क्वेश्चन था जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा कि पावर बताइए इंटरप्रेट करने की किसको है, फंडामेंटल रूल्स को। तो फंडामेंटल रूल्स को इंटरप्रिटेशन की पावर दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चों, सेशन का जितना भी टाइम आपके साथ हमने डिस्कस किया, क्लास नंबर 3 इंटेंस रिवीजन है, इंटेंस रिवीजन की क्लास 1 और 2 भी आपके साथ अवेलेबल है। 1 और 2 क्लास बिल्कुल आपने देखनी है पेपर से पहले। अब ये आप होप मत करना कि कोई मैराथन क्लास आए देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटेंस रिवीजन एक मैराथन क्लास ही है आपका। इसको बस हमने बाइफरकेट कर दिया है 6 और 7 क्लासेस के अंदर। अगर इन सारी की सारी क्लासों को आप कंबाइन करोगे तो एक महा मैराथन क्लास बन के आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, विदाउट मैराथन क्लास का वेट किए अपना इंटेंस रिवीजन की क्लासेस को कंटिन्यू करते चलो। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछोगे। तो फ्रॉम व्हेन IT दैट इज इनकम टैक्स रूल 1962 कम इनटू इफेक्ट। तो क्लास और सेशन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। बताइए इनकम टैक्स के बारे में 1962 कब से इफेक्टिव हुआ। तो ये इफेक्टिव हुआ आपका 1962 से, 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल 1962 से आपका ये एप्लीकेबल है। चलो,
असेसमेंट ईयर हमने पूछा था आपको इनकम टैक्स, जब थोड़ी देर पहले हम फाइनेंशियल ईयर बता रहे थे, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझो बच्चों। फाइनेंशियल ईयर जैसे इस साल की बात करें तो आपको पता है 2025-26 है, जा चुका। अगर ITR की बात करेंगे तो इसी की तो ITR भर रहे हो आप लोग। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो वो इस साल असेस किया जा रहा है ना पिछली इनकम को, तो ये होगा 2026-27। तो ऑलवेज असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक ईयर नेक्स्ट होता है, बस इतना समझना है आपने। तो इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर जब अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर 25-26 रहेगा। असेसमेंट ईयर 26-27 कब रहेगा? जब आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल 1 एवरी ईयर, 12 महीने का पीरियड होता है, लेकिन ये अप्रैल से होगा तो ये नेक्स्ट होता है। बट ये इसके अंदर क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन हमने जो आपको बात बताई उसको आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों, अगर आप इनकम टैक्स फिल करते हो तो न्यू टैक्स रेजिम, अभी जो हम आज देखते हैं ITR के अंदर, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके अंदर कितनी देखने को मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 देखने को मिलती है, 75,000। ठीक है, कितनी है ये? 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। चलो बच्चों, इनकम टैक्स के अंदर मोस्टली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, सैलरी के बारे में पूछा जाता है। तो सैलरी क्या है? सैलरी पेड बाय एन इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय वर्किंग इन इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया। तो उनके लिए सैलरी कितनी होगी अगर कोई आउटसाइड इंडिया कर रहा है? वही रहेगी सैलरी अक्रूड इन इंडिया। जो वो सैलरी इंडिया के अंदर एक्रू करते हैं वही सैलरी मानी जाएगी इसके अंदर। ठीक है। अब अगर आपको इनकम सबलेटिंग से होती है, सबलेटिंग होता है किराए पे। अगर आपने अपना मकान है जो वो किराए पे दिया, उसके बाद अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी आपको पता है टैक्सेबल है। कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल है? तो ये है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही आपकी टैक्सेबल रहती है। अब कुछ सेक्शंस हैं अगर आपसे पूछे जाएं तो इनकम टैक्स के बारे में। चलो हो सकता है ये अलग से हम डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन हम बस पढ़ लेते हैं, 115BAC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? ये डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन देता है। अगर आप चूज नहीं करोगे ना तो डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम इसका ऑप्शन देगा ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंसेशनल टैक्स स्लैब तो हैं पर डिडक्शंस कम होती हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो कम रहती हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में पूछा जाएगा तो आपको पता है वो अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ड्यूटी से अगर किसी को रिकॉल करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीव, तो इसका रूल नंबर बताइए आप लोग। रिकॉल ऑफ ड्यूटी का मतलब है कोई एग्जिजेंसी हुई, कोई इमरजेंसी हुई और आपका जो एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो आपको बुला लेती है लीव एक्सपायर होने से पहले तो उसको बोलते हैं रिकॉल टू ड्यूटी। और रिकॉल टू ड्यूटी का है वो लीव रूल के अंदर पढ़ाया गया है और ये रूल नंबर 23 में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका रूल पूछा था, रूल नंबर 23। ये किसका है पता है आपको? ये किसका है? ये है आपका CCS लीव रूल्स का। CCS लीव रूल्स 1972 का रूल नंबर 23।
इसके बाद पढ़ते हैं करंट 4 ईयर ब्लॉक ऑफ LTC इज। तो LTC का बताइए 4 ईयर का ब्लॉक कितना है अभी। देखो पिछले वाला आपने बुकों में पढ़ा होगा 2022 से 25 था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2022 कैलेंडर, 2023 कैलेंडर ईयर, 2024 कैलेंडर ईयर, 2025 कैलेंडर ईयर, हो गया ना 4 साल। तो जो 4 साल का ब्लॉक है उसके डिफरेंस 3 साल का मिलेगा। 22-25 3 साल का है ना जैसे देखने में। ऐसे ही अभी जो ब्लॉक है वो चलेगा 26-29, देखने में 3 का डिफरेंस है, लेकिन साल कौन कौन से होंगे, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा। अब आपसे होम टाउन वाले ब्लॉक कोई पूछ लेता है तो वो 26-27 होगा और 28-29 होगा, इतना याद रखना है। क्योंकि होम टाउन का ब्लॉक है वो 2 ईयर्स का होता है और न्यू ज्वाइनी के लिए क्या होता है, एवरी ईयर होता है, कैलेंडर ईयर। लेकिन वैसे ही कोई न्यू एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए 26-27 और 28-29 रहेगा होम टाउन के लिए, ठीक है। ये लाइन हम दोबारा से लिख के बता देते हैं आपको। होम टाउन के लिए जो ईयर है, ब्लॉक है, ब्लॉक वो होता है बच्चों आपका 2026-27 और एक होगा 28-29, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 26-29 है, ये हम बता चुके हैं आपको। अब आ जाता है CSA के MA रूल्स। 1944 इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मेडिकल अटेंडेंस के रूल। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसको पढ़ना। डिफेंस सर्विस पर्सनल्स, डिफेंस के जो पर्सनल्स होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्न होते हैं अंडर द CGHS स्कीम, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो MA रूल्स उनको कहाँ मिलेंगे जो CGHS के बेनिफिट लेते हैं, ये तो क्लियर कट है। ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं मिलता है MA रूल का, और डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं उनको भी नहीं मिलता है MA रूल्स का, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिलता है। चलो ठीक है बच्चों, किसको नहीं मिलता है, रेलवे के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिलता है। CS के जो MA रूल्स हैं कब आए, 1944 के अंदर, लास्ट MCRE का क्वेश्चन है ये। और ये एक्सक्लूडिंग में जो है ये भी लास्ट MCRE का क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आप लोग। 1944 में आए। अब ये इनका एक्सटेंशन हुआ था। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल स्टाफ है, अगर वो किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के, तो इंडस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी एक्सटेंड हुआ था। कब से हुआ था ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। लिख दें यहाँ पे इंडस्ट्रियल, नोट कर लेना आप, ये थोड़ी देर में हट जाएगा। तो ये है बच्चों 12 सितंबर 2016, ठीक है। कितना है ये, 12 सितंबर 2016 से इनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो गया था। किन के लिए, जो इंडस्ट्रियल स्टाफ है अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करता है इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर इसको AM में, दैट इज ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, कौन अपॉइंट करेगा, तो डेफिनेटली इसको करेगा HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट अ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एन AMA, दैट इज ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, ठीक है। क्लियर है ये। बाकी MA सेक्शन का जो ये है मेडिकल अटेंडेंस का सेक्शन है, मेडिकल अटेंडेंस के सेक्शन और CGHS के सेक्शन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। हमारे YouTube चैनल के मेंबर भी हैं जो, उनके भी कमेंट थे वीडियोस के अंदर कि सर MA सेक्शन के जो MA रूल्स हैं ये आप प्लीज़ पढ़ाना इसके बारे में। तो डेफिनेटली MCQ की फॉर्म में ही हम सारे के सारे मेडिकल अटेंडेंस को आपको गो थ्रू कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंटेंसिव MCQ सेशन होगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस आपको MA रूल्स के अंडर से देखने को मिलेंगे। CS MA रूल्स 1944, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। कमेंट करके बताना। देखो टाइम अगर वेस्ट करना चाहते तो हम कर सकते थे, क्योंकि आज करीब करीब देखोगे हमने 50 क्वेश्चंस हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो 50 क्वेश्चंस के लिए करीब करीब 2 घंटे का टाइम है हम जो आपका लगा सकते हैं, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे
तो बच्चों इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।